The views and opinions expressed on this podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the views of producer, editor, or channel. The content is for informational purposes only and should not be considered as professional advice. No part of this podcast may be reproduced without permission. नमस्कार, इन्फो टॉक्स के नए एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट सुनीता सरकार आज हमारे चैनल पर एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हूँ जिनका योगदान हमारे द्वीप समूह में बहुत रहा है। राजनीति में जिनका बहुत गहरा और अनुभव रहा है, साथ ही साथ बिजनेस सेक्टर के एक आइकॉनिक पर्सनालिटी और समाज सेवी के रूप में जो निरंतर कार्य कर रहे हैं। मैं बिल्कुल हमारे दीपों के जाने माने हस्ती मिस्टर TSG भास्कर की बात कर रही हूँ। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत नमस्ते मैडम। थैंक यू मैडम। सर, हम सभी जानते हैं आप राजनीति से भी जुड़े हो, आप समाज सेवा से भी जुड़े हो और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है और साथ ही साथ एक बिजनेस आइकॉन भी हुआ। लेकिन इन सब से पहले हम आपसे आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। शुरुआती दौर में जो एक युवा भास्कर जो रहा करते थे, जो यंग भास्कर, उनके बारे में आप थोड़ा सा बताइए और ऐसी कौन सी चीज़ और ऐसा क्या था जिसके वजह से आप पॉलिटिक्स में अट्रैक्ट हुए। पहले बात है मैडम, आपको धन्यवाद ये चैनल में हमसे मुलाकात कर रहे हैं। ये जो यंग भास्कर जो है, मेरा मदर से पूछना मुझे, क्यों इतना परेशान हुआ था वो जिंदगी में। मेरा मदर मेरा साथ पूरा दिया है, अभी भी है, जिंदा 90 इयर्स हुआ। बहुत रिलेटिव्स हमको राइट ऑफ कर दिया, ये लड़का जितना बदमाशी कर रहा है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। उन्होंने सर्टिफाई कर दिया मेरे को। लेकिन मेरी मदर बोला नहीं, ये लड़का आप देखिए। मेरा एक रिसेंटली मेरे आंटी से बात हुआ, आंटी बोलता यार अगर आपका मदर आपका ऊपर इतना फेथ नहीं होता आप इतना दूर नहीं आता। और हमारा रिलेशनशिप मेरा मदर के साथ बहुत अच्छा रहा। तो हम पहले एक BSc स्टैटिस्टिक्स 2.5 इयर्स पढ़ा, उसके बाद इंजीनियरिंग किया सेलम में गवर्नमेंट कॉलेज में, BE मैकेनिकल किया, उसके बाद सीधा बिजनेस में आ गया। तो जब हम BSc, आपका बैकग्राउंड तो बिजनेस फैमिली से ही रहा है। हाँ, मेरा फादर, देखिए मेरे फादर और ब्रदर्स बिजनेसमैन से ज़्यादा फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी के लिए इन लोग जाने माने हैं। मेरे दिनकर भाई है, मेरा एल्डेस्ट 2 ब्रदर्स है। तो इन लोग बहुत बिजनेसमैन तो था, लेकिन एक डिफरेंट हमारा फादर हम लोग को एक सिखाया कि आप 100 रुपया कमाया तो इतना अमाउंट आप सेवा में देना पड़ेगा। बिल्कुल। आज भी हम वो कर रहे हैं, मेरे बेटा को भी वही हम सिखा रहे हैं कि आपको कुछ परसेंटेज ऑफ इनकम आप सोशल सर्विस में देना पड़ेगा। ये हमारा एक फादर का एक नियम था। तो वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो कॉलेज का बाद जब हम प्रेसिडेंसी में पढ़ा था BSc स्टैटिस्टिक्स, उस टाइम हम स्टूडेंट यूनियन में ज्वाइन किया। एक तंगोबाली जी था, अभी भी है वो पार्टी में, उसका नेतृत्व में हम NSUA में ज्वाइन किया था। आप शुरुआती दौर से, मतलब आपका स्टूडेंट लाइफ से ही आपने इस फील्ड में इंटरेस्ट रखा था। यस। तो उसका बाद हम पोर्ट ब्लेयर में आया। 1987 में मेरा बिजनेस शुरू हुआ। 1987 में ही हम आके कांग्रेस में, यूथ कांग्रेस में ज्वाइन किया और 1988 से अभी तक हम कुछ पोस्ट में हम बैठा है। तो मेरा मतलब ऐसा नहीं कि हम अचानक हम बैकग्राउंड में था, क्योंकि मेरा फैमिली, जितना समय आपने बिजनेस को दिया है उतना समय आपने पार्टी को भी दिया है। वो टाइम में छुपे दिया, क्योंकि मेरे भाई लोग मेरे को घर से बाहर निकल देते। ओके। मेरे भाई ने बहुत क्लियरली बोला, भाई बैक सपोर्ट में थे। पॉलिटिक्स और बिजनेस कैनॉट गो टुगेदर। हम प्रूव कर दिया पॉलिटिक्स और बिजनेस। देखिए हमको बहुत कुछ तकलीफ उठाया, आपको तो सबको मालूम है। तो ये जो पॉलिटिक्स की वजह से मेरे को जितना हमको परेशानी उठाना पड़ा, फिर भी हम आज तक हम स्टिक कर रहे हैं। और कोई भी नहीं बोल सकता कि पॉलिटिक्स की वजह से हम कुछ फायदा उठाया।
वो एडमिनिस्ट्रेशन से हो, पार्टी से हो, हमको आज तक हम इसका ऊपर हम टिका हुआ है, क्योंकि आई डोंट टेक एनी एडवांटेज ऑफ माई पोजीशन। सर, उसी बात पर हम आज चर्चा करेंगे कि आपने पॉलिटिक्स में, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे कठिनाइयाँ आपने उठाई है और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपको मिले हैं, तो उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपसे और जानना चाहेंगे कि ये जो यंग भास्कर से एक आज जिस लेवल में आप हो, जिस पोजीशन में आप हो, उसमें और क्या बाधाएं आई? देखिए, हम शुरुआत में हम एक छोटा वर्कशॉप रखा था, टीवीएस का, टीवीएस सुजुकी था वो टाइम, उसका एक शोरूम था छोटा से बाबलेन में था। 96 में दिसंबर 28 को एक बहुत बड़ा एक फायर एक्सीडेंट हुआ बाबलेन का। उस टाइम में हम जीरो में आ गया था। उस टाइम फर्स्ट टाइम हम जिंदगी में रोया कि भगवान क्यों ऐसा आप कर दिया। तो एक पास्टर था, बोलेगा नहीं उसको, वो पास्टर आया मेरे पास, बोला आपका अच्छा दिन अभी शुरू होगा। कुछ अच्छा होने के लिए ही कुछ बुरा होता है। बस उसके बाद हम टेम्पररी कहेंगे शिफ्ट किया, फिर हम करते करते हम 2 व्हीलर हायर शुरू किया। आई वॉज वर्किंग इन द वर्कशॉप में हम खुद यूनिफॉर्म पहन के हम एक 6 साल वर्कशॉप में हम एक लेबर की तरह काम किया। अपने ही वर्कशॉप में हमारा वर्कर के साथ हम 6-7 साल हम काम किया वर्कर के साथ। उसके बाद हम ऐसा करके ये जो प्रॉपर्टी में हम लोग बैठा है वो हम लोग खरीदा है। उससे में क्या था कि हेलमेट कंपलसरी नहीं था। अचानक गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हेलमेट कंपलसरी करेंगे। अनाउंस करने का 1-2 महीना पहले मेरे को कुछ हिंट मिला। हम ऑलमोस्ट 20-25 लाख वो टाइम का हम हेलमेट खरीद के सारा घर में सारा जगह गोडाउन भर दिया। मेरे भाई लोग इतना हमको सुनाया, बोला आपको क्या पगला हो गया, इतना हेलमेट, सपोजिंग हेलमेट कंपलसरी नहीं होगा कैसा आप इसको सेल करेगा। भगवान साथ था, हेलमेट कंपलसरी हुआ, फिर हम उसमें से हम आई मेड वेरी गुड प्रॉफिट्स। एंड ये जमीन जो है हेलमेट का पैसा का है। आपने रिस्क लिया हेलमेट से और आज आपने एम्पायर खड़ा कर दिया। देखिए, आप देखिए हमारा फील्ड ना बार बार चेंज होते गया। हम ये जमीन खरीदा, हम फिशिंग लाइन में गया, फिशिंग लाइन से अच्छा एक प्रोडक्ट हम सेल किया। जापान और कोरिया का एक बायर था, उससे लेके हम बिल्डिंग खड़ा किया। उसके बाद हम एक फील्ड हम ऐड करते गया। हम फिशिंग ऐड करने के टाइम आइस प्लांट, कोल्ड रूम, अभी भी वो चल रहा है। ऐसा करके हम ये देखिए एक लक भी बोल सकता, क्योंकि बहुत आदमी तो सब तो टाइम किया, लक भी बोल सकता, भगवान मेरे साथ था। तो आपने मतलब कहा जाए तो आपने हर वर्ग के लोगों के साथ काम किया है। जैसा कि आपने बताया कि एज ए मैकेनिक आप अपने वर्कशॉप में काम किया करते थे, और अभी जो आपने बताया कि फिशर मैन के साथ जो आइस प्लांट और जो भी उनका काम है उनके साथ भी आप जुड़े रहे। तो इससे पता चलता है कि आप हर वर्ग के लोगों के साथ जुड़े रहे अपने शुरुआती दौर से ही। ऐसा बोलने से देखिए, फिशिंग एक फील्ड है, सुबह 4 बजे उठ के आप जाना है, और होटल जो फील्ड है रात को 11:30 बजे तक रहना, दोनों मेरे लिए मैच नहीं हुआ। और जो घर में जाने के टाइम में इतना बदबू मेरा ऊपर होता था, जो हम फील्ड में था, फिशिंग फील्ड में था, मेरा वाइफ तो हर एक टाइम हम घर में घुसने से उसको मालूम हो जाए कहीं भी उतना बदबू आता था। आप आ गए। हाँ, सो फिर वाइफ बोला यार आप तो अच्छा अभी सेटल हो गया, अभी फिशिंग फील्ड में आप नहीं रहने से अच्छा है। और ये जरूर बोलना कि हर एक कदम में मेरा वाइफ, मेरे बीवी मेरे साथ में बहुत साथ दिया। मतलब बहुत कठिन हम लोग उठाया, बहुत कष्ट उठाया ये बिल्डिंग बनाने के टाइम में। हम लोग रात को एक काली रूम में नीचे में ये जो लकड़ी का ऊपर हम लोग ये करके फ्लोर में सोता था। तो वो एक टाइम था। एंड हम खुशी का बात है कि हम इतना मेहनत करने के लिए भगवान मेरे को ताकत दिया। सर, मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि आपने जैसे पहले ही बताया कि माता जी का साथ आपको भरपूर मिला है, और साथ ही माँ अगर साथ है तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपने जैसे भी बताया कि आपकी अर्धांगिनी
उन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया है। तो इन दोनों का सपोर्ट जब रहा आपको, तो जाहिर सी बात है आपको सक्सेस होना ही था। सक्सेस होना ही था। बिल्कुल। सर, हम अभी आपसे ये जानना चाहेंगे, पॉलिटिक्स एक अलग दुनिया है। आपने ये अपने स्ट्रगल को बताया कि किस तरह से आपने बिजनेस में एंटर किया। फैमिली बैकग्राउंड होते हुए भी आपको बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े। आपने देखा है, जैसा आपने बताया कि फ्लोर में आप सोए, तख्ते में रहकर आप सोए, लेकिन वो सबको उभारते हुए आपने अपने आप को स्टैंड किया, और आज हम जहाँ पर शूट कर रहे हैं तो वो भी आपका एक बिग एम्पायर है, हम सभी जानते हैं। लेकिन मैं बात करूँगी पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स हम सब जानते हैं वो एक अलग ही दुनिया है। आपका खिंचाव पॉलिटिक्स की ओर कैसा गया, और ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था जिसके वजह से आप कांग्रेस में शामिल हुए? तो पहले ये बोला, हम कांग्रेस का माइंडेड था पहले, जितना NSU में था, फिर इधर आया यूथ कांग्रेस में ज्वाइन किया। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप आया। बहुत पॉलिटिशियंस हेलीकॉप्टर ड्रॉप होता है, पैराशूट ड्रॉप। हम वो नहीं था। आज भी हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं। आज भी हमारा जो लक्ष्य है हम अचीव नहीं कर पाया। तो भगवान सब कुछ दिया हमको, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि भगवान हमको पब्लिक का सेवा करने के लिए एक मौका देगा, और वो मौका हमको बहुत दूर नहीं दिखता। हम तो ऑलरेडी TSG फाउंडेशन वो सब में कर रहे हैं, और हमारा मेरा फादर का सेवा भावना है। फादर भी कांग्रेस माइंडेड था, लेकिन वो एक्टिव पॉलिटिक्स में वो नहीं आया, लेकिन वो कांग्रेस माइंडेड था, कांग्रेस का सपोर्टर था। कांग्रेस का जो भी प्रोग्राम से फंडिंग करता था हमको अच्छा से, मेरा भाई लोग हमेशा बताता। तो जब हमको भक्ता दादा ने यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट का एक ये दिया, मेरा भाई लोग बोला, भाई आप घर से निकल जाओ, अब जो करना करो। अच्छा, ये राजनीति की वजह से आपको घर से भी अलग होना पड़ा। फिर हमको भक्ता दादा मेरे घर में बंगलों में ऊपर चढ़ के आया। तो एक ब्रेकफास्ट का मीटिंग में मेरे भाई को कन्विंस किया, भाई हम ये प्रॉमिस करता है कि भास्कर का जो पॉलिटिकल करियर की वजह से उसका बिजनेस अफेक्ट नहीं होएगा। और ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा बैठ के कन्विंस करने के बाद मेरा भाई लोग अग्री हुआ, ऑन द वन कंडीशन दैट आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन बिजनेस। मेरे भाई लोग को एक कि पॉलिटिक्स में गंदगी है। मैंने आपको पहले ही कहा कि एक अलग ही दुनिया है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में गंदगी है, और मेरा भाई लोग का बहुत बड़ा एक ये था कि दैट फैमिली इमेज खराब नहीं होना। भगवान का कृपा आज तक हम वो चीज मेंटेन रखा है आपने। बिल्कुल। सर, आपने जैसे बताया कि बहुत सारे लोग पैराशूट एंट्री लेते हैं पार्टी में, ये हर पार्टी में होता है, और कांग्रेस से आपने जो अपना जुड़ाव बताया, 86 से आप 87 से आप NSCI में जुड़े थे, मतलब आपका जो युवा काल था तब से आप कांग्रेस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शामिल थे, और कुछ सालों में आपने इतना अपने आप को उभारा है, हम सब जानते हैं। और आज आप एक ऐसे पोजीशन पर है, कांग्रेस के जो कैंपेनिंग कमेटी है उसके चेयरपर्सन भी है, और हम सब जानते हैं कि जो लास्ट MP इलेक्शन थी, जो उसमें आप अपने आप को एज ए MP कैंडिडेट के लिए, टिकट के लिए भी दावेदारी किए थे। तो उसके बारे में आप बताइए कि क्या उस पे आप कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि लास्ट MP इलेक्शन में हम सीट मांगा, करेक्ट बात है। उसका पिछले इलेक्शन में भी हम मांगा है, 2019 में भी हम मांगा है। हम दावेदारी रखा है पार्टी को, हम अपना एक्टिविटीज सब कुछ ये किया है, लेकिन कुछ कारण की वजह से जो हम नहीं बोल सकता है, क्योंकि ये कुछ पर्सनलाइज हो जाएगा। अच्छा। कुछ कारण की वजह से हमको नहीं मिला। तो कांग्रेस में एक ये है कि सीट किसी को भी दी, हम लोग काम करना है, वो तो ये है। तो हम 2 बार हम मांगा है, नहीं मिला। दुखी तो है, हम ये नहीं बोल सकता कि हम दुखी नहीं है, लेकिन दैट इज लाइफ, यू विल नॉट गेट व्हाट एवर यू वांट। या डेफिनेटली। लेकिन फिर भी सर, आपने पहले ही बोल दिया कि मैं आप नहीं बता सकता, मतलब हम ये मान सकते हैं कि जैसे आपने बोला कि कुछ पर्सनल इशू है, तो पॉलिटिक्स में आपको पर्सनल इश्यूज आए तभी आपको ये टिकट्स नहीं मिले, ऐसा कुछ है?
नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस एक 135 ईयर ओल्ड पार्टी है, जो इन लोग कुछ स्टडी किया होगा, कुछ कास्ट इक्वेशन, बहुत कुछ है। मतलब आइडियोलॉजी आप बोल सकते हो, पर्सनलाइज तरीके। पर्सनलाइज आइडियोलॉजी में तो हम तो बहुत आगे है। हमारा तरह कांग्रेस का आइडियोलॉजी कोई नहीं फॉलो करता है, लेकिन कांग्रेस कांग्रेस है, इन लोग अपना डिसाइड करेगा। अभी देखिए, हम 63 ईयर्स अभी, जी, हम अभी बैठ के सिद्धांत चेंज नहीं कर सकता, वो हमारे लिए अच्छा भी नहीं है एंड हमारे लिए शोभा भी नहीं रखता है। नहीं रखता। बिल्कुल सर, आपने बोला कि एक आइडियोलॉजी से आप जुड़े हो, कांग्रेस के आइडियोलॉजी से, लेकिन ये आइडियोलॉजी सबके ऊपर भी लागू होना चाहिए। जैसे मैं जैसा सोचती हूँ, राजनीति अगर एक आइडियोलॉजी के साथ करे तो वो बहुत लंबा चलता है। और मैं आपको आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये टॉक ऑफ द टाउन है अभी, जो कुलदीप राय शर्मा जी जो हमारे एक्स एमपी रहे हैं, तो उनके बीच और आप में कोई डिफरेंसेस है? मतलब ऐसा लोगों के बीच चर्चा है, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, हम और कुलदीप जी जो है, जब कुलदीप जी पार्टी में ज्वाइन किया, हम यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बना 21 दिन हुआ, ओनली 21 डेज। और आजकल कुर्सी के पीछे आदमी लोग बहुत कुछ करता है। वो तो बक्ता दादा ने हमको बुला के बोला, भास्कर जी, ठीक है, लास्ट इलेक्शन में वी हैव लॉस्ट बिकॉज कुलदीप अपना पार्टी फॉर्म करके वो वोट तोड़ा है, एएनसी अंडमान निकोबार को तोड़ा है। कुलदीप जी पार्टी ज्वाइन करने के लिए राजी हुआ और उसको यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट इमीडिएटली मिला। हम लोग दादा हम रिजाइन करेगा 15 डेज में, 21 डेज में, 21 डेज में आपको ये हम रिजाइन कर दिया। ओके, क्योंकि पार्टी इंपॉर्टेंट है, बोला मेरे लिए पार्टी आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। 21 दिन में उसको मेरे को निकाल के उसको बनाया, उसका साथ पूरा दिया हम उसको। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के अंदर में पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया, हम साथ दिया। 12-14 महीना में उसको पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया, आपने स्वीकार किया, हम साथ दिया। 17 साल उसको प्रेसिडेंट रखा। कोई मतलब कांग्रेस का इतिहास में फर्स्ट टाइम कोई को 17 साल प्रेसिडेंट रखा। इतना लंबा टेन्योर लंबा था उसका। तो एक होते होते कुछ पर्सनल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमारा और उसका नहीं आया, सिद्धांत में आया। मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। आपने ये जो 17 साल का टेन्योर बताया, जैसे कि हर जो पार्टी होता है उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उसमें 3 साल 6 साल ऐसे उनको किसी भी पद में रखा जाता है। तो ये कंटिन्यू 17 साल ये कैसे संभव हो पाया सर? देखिए, पार्टी का हमारा सिद्धांत में पहले 3 साल का एक टेन्योर था, अभी उसको इन लोग 5 साल किया है। ठीक है, तो 3 साल टेन्योर बोलते ऑलमोस्ट 6 टेन्योर्स वो अपना कंटिन्यू था। वो हमको इसका जवाब हमको अब पूछेगा तो हमको नहीं दे पाएंगे। हाईकमान से पूछना कि 17 साल एक व्यक्ति को क्यों दिया, इसका मतलब पार्टी में और कोई कैपेबल इंसान नहीं था। तो सर ऐसा तो नहीं बोल सकते कि कैपेबल इंसान नहीं था, बहुत सारे लोग थे कांग्रेस। देखिए, हम सभी जानते हैं अंडमान में पहले कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं था और कांग्रेस में एक से एक धुरंधर नेता रहे हैं, तो कैपेबल नहीं था ये तो बोलना गलत होगा। हाँ, हो सकता है हाईकमांड की कुछ और बात रही होगी जिसके वजह से कुलदीप जी को 17 साल कंटिन्यू एज ए प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट प्लस प्रेसिडेंट उनको रखा गया। उसके बाद उन्हीं को एमपी का टिकट दिया गया। तो ये लॉजिक समझ में नहीं आता है सर। देखिए, इसमें हम कुछ ज़्यादा जवाब नहीं दे सकता। 5 बार कुलदीप जी ने इलेक्शन में खड़ा, एमपी इलेक्शन में 1 बार जीता, 4 बार इसका सक्सेस रेट 20% है। हाँ, तो ऐसे इंसान जो जिसके पीछे सक्सेस रेट 20% है, उनको इतना जिम्मेदारी पद पर और इतना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पूरे दीप समूह का, ये आपका जो पार्टी हाईकमांड है ये कैसे निर्धारित करता है? देखिए, कुलदीप ने बहुत एफिशिएंटली पार्टी को चलाया, बहुत आयरन हैंड से पार्टी को चलाया, ये तो मानना पड़ेगा। नहीं होने से इसको इतना 17 साल रखने का कोई ये नहीं है। बाकी सब एफिशिएंट नहीं है ये नहीं बोल सकता, बट व्हाट एवर ही डिड, ही रैन द पार्टी
वो एक आयन आयन से पार्टी को चलाया, इसमें हाईकमांड खुश होके उसको इतना दिन से रखा है। और उस दिन का बाद देखिए, कोई भी व्यक्ति, हम अभी एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, हम एक 15 साल 18 साल मैनेजिंग डायरेक्टर था, मेरा बेटा आया, हम साइड हो गया। परमानेंट नहीं है सर, कुर्सी इज नॉट परमानेंट फॉर पर हम साइड हो गया। अभी सारा कुछ बेटा संभालता है, बट he asked me for suggestions, I give, otherwise my role has changed. So लाइफ में कोई चीज परमानेंट नहीं है, चेंज इज ओनली परमानेंट। परिवर्तन संसार का नियम है। बस परिवर्तन होना संसार का नियम है, होएगा। अभी कोई टाइम में 3 साल में होता, कोई टाइम में 17 साल में होता, कोई टाइम में, बट परिवर्तन होता है। बस। तो मैं आपको फिर और थोड़ा सा पूछना चाहूँगी और जानना चाहूँगी, जैसे आपने बोला कि वो बहुत केपेबल, और मैं कुलदीप जी के बारे में बोल रही हूँ, एक एफिशिएंट पर्सन है। तो मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी, जो आज जहाँ पे वो है, उनकी एफिशिएंसी के वजह से आज वो वहीं पे है। हम सब जानते हैं कि जो अंडमान निकोबार कोऑपरेटिव बैंक का जो मैटर है, जिसके वजह से आज कुलदीप जी कस्टडी में है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इतने लंबे टेन्योर एक जगह में रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल कुर्सी को उन्होंने संभाला है, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, और उसके बाद उनके पीछे इतना बड़ा एक एलिगेशन लगना, वो आप क्या देखिए, ये जो है अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वेरी सबजुडिस मैटर है, इट हैज नॉट बीन जज्ड दैट ही हैज डन एनीथिंग रॉन्ग। अभी इन्वेस्टिगेशन अलेज्ड है, सो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसका बारे में हम लोग चर्चा नहीं करने से अच्छा है। आप नीम पेड़ का बीजा डालेगा, आम तो फलेगा नहीं। बिल्कुल, ये भी एक बात बोला, बिल्कुल। बट आई थिंक दिस इज नॉट द आइडियल टाइम। देखिए, इसका पूरा फैमिली डिस्टर्ब हुआ, इसका फैमिली इज, हम उसका वाइफ का साथ, मेरा बड़ा भाई का रिलेशनशिप है मेरा, और उसका फादर इन लॉ, दैट इज वाइफ का फादर, ओपी वर्मा साहब, जो प्रिंसिपल रिटायर्ड था मॉडल स्कूल का, तारो जेंटलमैन था, वो हमारे पास अक्सर आके बैठा। देखिए, उसका एज क्या था और हमारा एज क्या था वो टाइम में, बाबलैंड वर्कशॉप में वो गाड़ी लेके आएगा, हमको भास्करन बोलेगा जी। तो वो एक दुख लग रहा है हमको कि दैट हिज फैमिली इज सफरिंग, एंड खासकर वाइफ एंड चिल्ड्रन, दे शुड नॉट बी टेकन इनटू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। सो दुखी लग रहा है हमको। दुख की घड़ी तो है, लेकिन इतने लोगों का एक जो अभी दिखाई दे रहा है, जो धांधली वाली बात, तो उसमें अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशन इससे क्या रूप देती है। और जैसा कि आपने बोला कि अगर नीम का पेड़ बोया जाएगा तो नीम ही होगा, और मैंने भी बोला कि अगर चिंगारी लगी है तो आग लगी है तो चिंगारी ज़रूर, धुआं ज़रूर दिखेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है कोऑपरेटिव बैंक को लेकर, क्योंकि जो कोऑपरेटिव बैंक है वो बहुत सेंसिटिव एक इशू है, और हमारे द्वीपों में खास तौर से, क्योंकि शुरुआती दौर में यही बैंक थी जो गांव-गांव में पहुंची थी। अभी भी वही बैंक है, वही बैंक है, बिल्कुल। और जो इसमें कंज्यूमर है, जो इसके जो कस्टमर है, वो बहुत गरीब, हम बोल सकते हैं बहुत लो क्लास फैमिली के लोग इसमें जुड़े हैं, और बैंक से लोगों की बहुत आशाएं होती हैं, उम्मीदें होती है, बहुत जोड़ के, बहुत तकलीफ से लोग अपने आप पूंजी को बैंक में रखते हैं, और वहाँ पे ऐसी बातें निकल के आना, कहीं ना कहीं लोगों में एक पैनिक तो दिखता ही है सर। देखिए, और दूसरा एंगल से अब क्यों नहीं बात कर रहा है, ईडी ने बहुत जगह में छापा मारा, बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को पकड़ा, मनीष सिसोदिया को पकड़ा, तमिलनाडु में सेंथिल बालाजी को पकड़ा, और आंध्रा में उसका टीआरएस का वो बेटी को पकड़ा, बहुत सारा जगह में बड़े बड़े नेता, बड़ा नेता लोगों को पकड़ा। हाँ। सो ये भी हो सकता है कि ये बीजेपी का साजिश है। नहीं, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते हैं कि साजिश है। वो आगे चल के जो इन्वेस्टिगेशन आसाम में आएगी, उसका रिपोर्ट जो आएगा, जिसका जो रिजल्ट आएगा, इसलिए हम डिसीजन देने नहीं बनता, क्योंकि हमारा पार्टी का हाईकमान का मानना है कि ये भी एक बीजेपी का एक साजिश है,
कि उसको ऊपर प्रेशर डाल के लास्ट में वॉशिंग मशीन में डाल के उसको निकालेगा। मैडम आपको मालूम है कि ईडी का जो सक्सेस रेट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? ईडी का सक्सेस रेट आपका 2% है। मतलब आप केस फिनिश करना, आपका पीएमएलए जो आप लागू कर रहे हैं, आप करके 2% आपका रिजल्ट मिल रहा है, जो नेशनल एवरेज का बहुत लो है। तो हम इसमें चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, हम उस पे जाना भी बोलता ना, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। हम वही बोल रहे हैं, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। इफ somebody has done a mistake, law is punished. But if somebody is suspicious, उसको ऊपर सस्पिशन है, उसको ऊपर एक्शन नहीं ले सकता। अब कानून भी वही बोलता है ना, a person who has not proved to be guilty should not be punished. बिल्कुल सर। अब हम बात करते हैं कि आपका जो फ्यूचर गोल है कांग्रेस पार्टी को लेकर, आप अपने आप को कांग्रेस पार्टी में आज जिस पद पे है, आप युवा नेता से शुरू किए थे, युवा जो प्रेसिडेंट थे आप, और उसके बाद आज पूरे अंडमान निकोबार की कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन हो। आगे आपका क्या गोल है कांग्रेस पार्टी में? हम आपको तो बोला है, 2 बार हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ट्राई किया, ये बार भी दोबारा ट्राई करेंगे। और आपको हम दावा से बोल सकता है कि अगर भगवान कृपा से हमको सीट दिया, मेरा बहुत बड़ा विजन है आइलैंड के लिए, बहुत बढ़िया विजन है। देखिए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन से लड़के सब कुछ करना वो नहीं होता आज का, इसमें प्यार मोहब्बत से बहुत कुछ काम हो जाता है। मेरा विजन बहुत रेडी करके रखा, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा आपका इसमें, बट आई हैव अ वेरी क्लियर विजन एंड यू कैन बी वेरी श्योर दैट मेरा ऊपर एक दागी भी नहीं आएगा। वॉट एवर आई डू विल बी फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए जो भी करना हम करेंगे, और इसमें एक भी इशू में आपको मेरे ऊपर भास्कर इधर से पैसा ले या भास्कर उधर से, क्योंकि आई एम अ वेरी वेरी सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट। हमको और क्या चाहिए मैडम? बढ़िया 3 टाइम का खाना मिलता, अच्छा कपड़ा पहनता, घर बढ़िया से, रात को जाने से नींद हो। अभी हम नीचे हमको सोने बोलिए 5 मिनट में आप हमको उठा नहीं सकता, मेरा नींद इतना गहरा होता। और क्या मतलब? एक सुखहाल, मतलब हम बोलते हैं कि एक सुखी जीवन वही होता है जिसे अच्छी नींद आती है। तो सर, हम आपसे आगे ये जानना चाहेंगे कि पॉलिटिक्स में कई बार पार्टी लाइन क्रॉस करके काम करना पड़ता है, और बिजनेस पूरी तरह से एक रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, और आप ये दोनों को लेकर चल रहे हैं। आप कैसे इसको बैलेंस करते हो? मैडम बहुत डिफिकल्ट है। आप अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल आप हमको पूछा है। बहुत डिफिकल्ट है, कभी कभी हम भी फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। देखिए, हम जैसा बोला, पॉलिटिक्स एक गंदा गेम है। आपका साथ जो है आपका साथ है, मालूम नहीं है। आपका साथ जो नहीं है, आपका साथ नहीं है, वो मालूम नहीं है। ये पॉलिटिक्स है। बिजनेस कुछ नहीं मैडम, 4 रुपया में खरीदा, 5 रुपये में बिक्री गया, 1 रुपया जेब में डाला। बिजनेस में ऑफकोर्स जब फील्ड आए में हॉस्पिटैलिटी में बहुत बढ़िया है, रिलेशनशिप मेंटेन करना ही पड़ता है। हम मेंटेन करता है रिलेशनशिप, हम मेंटेन करता है बिजनेस। ठीक है, बिजनेस और पॉलिटिक्स को मिंगल करने से बहुत पॉइजनस ये आ जाएगा। बिजनेस अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, ये हम अभी तक सीखा नहीं है। दोनों को अलग रखना या अलग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक वो हम सीखा नहीं। मेरा ये है कि मतलब सब लोग बोलता है हमको, अन्ना आपका तरह बेकार आदमी नहीं है, कोई भी आ जाता आप कुछ कर देता, हम लोग को पूछता नहीं है, और आप बाद में आप सफर करता। दरअसल हमारा जो एरिया है इतना छोटा सा है, मुझे हर कोई एक दूसरे को जान रहा है, तो वही मैं आपसे बोलना चाहती थी, वो कैसे आप बैलेंस करते हो? मतलब आपने सीखा नहीं है लेकिन आप बैलेंस करके चल रहे हो। चलता, क्योंकि हम देखिए मैडम, मेरा ये फर्स्ट, आई डोंट वर्क विद एनी एक्सपेक्टेशन। हम ये करने से ये मिलना, ये करने से ये मिलना, एक वो मेरा नहीं है, मेरा नेचर नहीं है। हम करेगा। आज देखिए ड्राइंग कंपटीशन किया है बच्चों लोगों के बीच में, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीस कच्चा हुआ।
उसको क्या फायदा है वो नहीं है। बच्चा लोग पूछता, आज बच्चा लोग चॉकलेट खाया, आज बच्चा लोग बिस्किट खाया, आज बच्चा लोग जूस पिया, वो मन में संतुष्टि। संतुष्ट। सर, पॉलिटिक्स की बहुत सारी बातें हो गई है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बिजनेस जो आपने एक होटल हॉस्पिटल खासतौर से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, तो आपने एक होटल से शुरुआत की और आज आपके चेन ऑफ होटल्स सारे द्वीप समूह में हमें मालूम है बन गए हैं और उसको रन आप कर रहे हो। और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस जो बहुत कटा है हमारा मुख्य भूमि से अंडमान, तो उसे आप कैसे बताओगे कि हमारे जो मैडम व्यूअर्स है। हम शुरू किया 18 रूम से, आज 222 रूम है मेरे पास पूरे एफर्ट सारे होटल सारा होटल में। और हमारा एक डिनर क्रूज है जो 150 पैसेंजर लेके सकता। बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जो हम दावा से कह सकता कि इंडिया के अंदर में ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो TSG बेला बे जो डिनर क्रूज है। तो हमारा देखिए, भगवान अगेन साथ में था कि आई गॉट वेरी गुड स्टाफ। आज हम जो भी स्टाफ है मेरे साथ 25 साल 20 साल 22 साल ऐसा मेरे पास स्टाफ है। अगर हम आज बोलेंगे इन लोगों भाई हम आपको एम्प्लॉय नहीं कर सकता, वो बोलेगा नहीं सर आप पैसा मत दो लेकिन आपके साथ। ऐसा ऐसा मेरा स्टाफ मेरे पास है। एक तो स्टाफ का स्ट्रेंथ की वजह से हम बना। सो ऑल दिस क्रेडिट गोस टू माय वाइफ एंड द स्टाफ। हमारा कुछ नहीं था, हम तो रिस्क लिया, रिस्क लेके आगे आया। और एक बात है देखिए, हम जो एम्प्लॉयमेंट देता है 100% हम कोशिश करते हैं कि लोकली हमारा बच्चा को नौकरी देना। आप देखने से भी 3 बजे मेरा पूरा स्टाफ जाएंगे, आप देख सकता पूरा पूरा का पूरा बॉम्बू फ्लैट, शोर पॉइंट, सोल बे वो एरिया से हमारा स्टाफ आता है। और मेरा कुक सब डिगलीपुर से। हम ये कोशिश करते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। शेफ और कुकिंग को छोड़ के बाकी सब तो कुछ नहीं है। हाउस कीपिंग करना, सिक्योरिटी करना, फ्रंट ऑफिस करना, आप देखने से सारा मैक्सिमम अभी हमारे पास 6 रिकवरी बच्चे लोग काम कर रहे हैं। सर बहुत अच्छी बात आपने बोली है और इसी से मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी। जैसे कि आपने यहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा एम्फेसिस दिया है और आप अपने पूरे जो भी होटल्स है, जो भी आपका एम्पायर है, उसमें आपने लोकल को ज़्यादा मान्यता दी हुई है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया है। लेकिन आज हमारे अंडमान निकोबार में बहुत दुख की बात है, जो गवर्नमेंट जॉब है वो भी कहीं ना कहीं मेल लेंडर वाले यहाँ पर आके करते हैं। और हम सब जानते हैं कि अंडमान निकोबार में एक गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट सेक्टर में एक टूरिज्म और फिशरीज, ये दोनों को छोड़कर कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी लोगों के पास नहीं है, यहाँ के यूथ्स के पास, यहाँ के बेरोजगारों के पास। और वो दोनों सेक्टर में आप जुड़े हो, आप टूरिज्म से भी रिलेटेड हो, आप फिशरीज से भी रिलेटेड हो। तो आज जो मैं खास तौर से टूरिज्म की बात करूंगी, क्योंकि फिशरीज का अलग ही है, बाहर के लोग यहाँ पे इतने इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन ये जो टूरिज्म सेक्टर है, जैसे आपने बोला कि बहुत अच्छा लगा मुझे भी सुनकर कि आपने लोकल बच्चों को यहाँ पे सुविधा दी है, यहाँ पे जगह दिया है। लेकिन आज टूरिज्म में काम करते हो एज ए ट्रैवल एजेंट, मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आज हम देखते हैं कि टूरिज्म में काम करते हुए जो मेनलैंडर्स है वो यहाँ पर आके लोकल्स पे हावी हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम पूरा इसको खिलाफ है, क्योंकि अपना पेट भरने के बाद ही दूसरा का पेट को भराना, सीधा बात है। अभी अपना पेट ही नहीं भरा, अभी जो अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, हम लोग धरना प्रदर्शन किया है कि हम लोग जाके जो हॉल में इंटरव्यू हुआ उसमें जाके हम लोग हंगामा किया, हमारे ऊपर उसके ऊपर केस भी हुआ। अच्छा, हमारे ऊपर केस भी हुआ। बोला लोकल को नौकरी जरूर मिलना चाहिए, मेनलैंडर को इधर ले। अब एक बात बताइए, एक पटवारी आएगा मेनलैंड से आएगा, उसको रंगत में पोस्टिंग करेगा, एरिया ही नहीं मालूम होगा, तो एरिया ही मालूम नहीं है। अभी टीचर को लेके हडवे में पोस्टिंग कर दिया, हडवे में 2 दिन खाना खाया भाग गया वो। सो यू आर वेस्टिंग योर रिसोर्सेस एंड यू आर वेस्टिंग अ सीट।
एक बच्चे का वहां पे हक मारा जाता है। हक मारा जाता है। ये हमारा बात है। देखिए अगेन ये पॉलिटिक्स का बात नहीं है, हम जो हकीकत बात बताएंगे, जी प्लीज डोंट टेक इट एज पॉलिटिक्स। जब भक्ता दादा था, भक्ता दादा ने एक अनऑफिशियल एक दिक्कत दिया था फ्रॉम होम मिनिस्ट्री, दैट एम्प्लॉयमेंट शुड नॉट बी टेकन फ्रॉम आउटसाइड। सो हमारा ऑनलाइन का नहीं था, नहीं था। तो ऑनलाइन भक्ता दादा रहने के टाइम भी ऑनलाइन था थोड़ा दिन, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं किया था। ये ऑनलाइन खोल दिया, जी बहुत बड़ा एक ये हुआ। देखिए और एक बात है, हमारा बच्चा जो कैमल में है, ननकोरी में है, इतना दूर से आके वो इंटरव्यू अटेंड करना, उसका इंटरव्यू का नोटिस कैसा मिलेगा? आप ऑनलाइन कर दिए उसका। उधर में तो कंप्यूटर नहीं है, बिजली नहीं है, कंप्यूटर का क्या बात है? How can you access? There are a lot of things which this online has created negativity. हमारा प्रशासन से आपका माध्यम से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज आप देखिए छोटा छोटा नौकरी में आ गया इन लोग, जैसा वार्ड बॉय है, वार्ड बॉय में भी इन लोग भर्ती हुआ कि हमारा आदमी मेनलैंडर से एमटीएस हमारा जो यहाँ पे है, हमारे एमटीएस आप ये कर, और फिर हमारा लोकल बच्चा किधर जाएगा? मेनलैंड जाएगा। मैडम हमारा जो कुछ कुछ फील्ड में, जैसा स्कूबा डाइविंग में अभी मेनलैंडर्स कमती हो गया, आइलैंडर्स ज्यादा आ गया। स्कूबा डाइविंग फील्ड पहले 100% मेनलैंड डोमिनेटेड था, आज आइलैंडर्स भी अपना आ गया, चला रहे हैं। अभी बोट 180 बोट चल रहा है वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, उसमें बोट ड्राइवर सब बाहर से आता था, आज सब अभी यहीं के हमारा लोग हैं। सो बदलाव आ रहा है सर, बदलाव आ रहा है। आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, आप इसे अच्छी तरह से समझ पाओगे। जैसे बदलाव आ रहा है, आपने बोला कि बोट ड्राइवर्स पहले बाहर से आते थे, लेकिन आज जो है, जो एजेंट्स है वो बाहर से आकर यहाँ पर पूरा हावी हो रहे हैं। उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसे आज यहाँ का जो टूर्स एंड ट्रैवल एजेंट है वो सिर्फ एक ये जो ट्रांसपोर्टर बनकर के रह गया है, वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ही ट्रैवल एजेंट के साथ कनेक्ट। मैडम हम आपको ओपिनियन से डिफर कर रहा हूँ मैडम। आज एक ट्रैवल एजेंसी हम ओपन करके आया, अभी रिबन काट के आया, लोकल बच्चा है जी, उसका सोच देखिए, इतना बढ़िया से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वो रेडी कर रहा है। वीजा प्रोसेस आज वो बोल रहा हम वीजा प्रोसेस इधर करेंगे, ठीक है, एक पासपोर्ट हम इधर से हम करके देंगे। हम मैडम हाल ही में हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, कलकत्ता किया हम, तत्काल बोला 5 दिन में होएगा, आज तक मेरा पासपोर्ट नहीं हुआ, 37 डेज हो गया। सो वो व्यक्ति बोलता कि हम प्रोसेस करके देंगे। सो देयर इज, आपका बात हम 100% ना नहीं बोलेगा, देयर इज सम सब्सटेंस इन योर कंटेंशन, बट इट इज चेंजिंग मैडम। हमको मालूम है मेनलैंड का जो ट्रैवल एजेंट्स इधर में आ रहा है, जैसा बड़ा बड़ा पोर्टल्स, उन लोगों के साथ हम लोग कम्पीट नहीं कर सकता, जैसा मेक में ट्रिप है, थॉमस कुक है, तो दे आर वेरी बिग पोर्टल्स। फिर भी हमारा लड़का लोग दे आर फाइटिंग। हम मेरा बात ले लीजिए, सिंपल सा बात है, आप 1 किलो आलू लेगा एक रेट लेगा, 100 किलो आलू लेगा एक रेट लेगा, सेम थिंग। आप 1 रूम लेगा एक रेट मिलेगा, आप 50 रूम लेगा एक रेट मिलेगा, आप 100 रूम लेगा एक रेट। होटल्स वाला पहले ही प्री बुक करता है, तो देयर इज डेफिनेटली सब्सटेंस इन योर थिंग। अभी चेंज हो रहा है मैडम, चेंज हो रहा है। होप कि आगे और चेंज हो, 100% हो रहा है। हमारा बच्चे लोग बहुत एफिशिएंट है, अंडमान का बच्चे लोग आजकल मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग। पहले ऐसा नहीं था, अब्बा अम्मा कमाता था, इन लोग खाता था, ऐसा सिचुएशन आज नहीं है। Our people have learned to survive. बिल्कुल। सर, आप चेंबर से भी जुड़े थे, आप चेंबर के भी 5 साल प्रेसिडेंट रहे हैं, और आज जो स्थिति है, जो यहाँ पे फ्लो है गेस्ट की, लास्ट ईयर बहुत अच्छी थी, और जो फ्लाइट्स की जो मेन इशू है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम बहुत डेंजरस जा रहा है, हम लोग बहुत डेंजरस जा रहा है। देखिए एयर एशिया शुरू हुआ, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मूव था, बिल्कुल, बट प्रशासन जो भी उसको प्रॉमिस किया नहीं किया। देखिए वो विथड्रॉ करने का क्या कारण है?
इधर में Payment आके नहीं, इधर आके लैंडिंग चार्जेस है, पार्किंग चार्जेस है, पैसेंजर यूजर फीस है, so ये much time. सबको ये लोग वेव ऑफ करना। मतलब हम अभी जाके आया मलेशिया, 4,800 रुपये टिकट है। हम जाके आया चेन्नई, 15,000 रुपये टिकट है। सर वही पे हम ये बहुत बड़ा एक रह जाते ये हैं, मतलब ड्रॉबैक है हमारा ये। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक टाइम में चार्टर फ्लाइट का एक ये करने टेंडर किया था, हम भी पार्टिसिपेट किया था। अगर वो चार्टर फ्लाइट का टेंडर इन लोग प्रोसेस कर देता, आज ये सिचुएशन नहीं आता। नहीं 5,500 में एक आप ये देखिए, मेडिकल पेशेंट 4.5 लाख। अभी हमारा स्टाफ को भेजा, एक बच्चा था, एक बच्चा को डिलीवरी के 5 दिन के बाद उसका ब्रेन स्ट्रोक हो गया। मेरे पास अकाउंट्स में काम करती थी, उसके पास क्या पैसा रहेगा? तो टीएसजी की तरफ से पैसा दिया, मेरा स्टाफ पूरा कलेक्ट करके पैसा दिया, उसको हम लोग चेन्नई बेच के उसको हम सोचा 100% वो नहीं आएगा, ऐसा एक सिचुएशन था। वो बच्चा अभी अच्छा जिंदा हो गया, अच्छा बढ़िया होके आया। लेकिन कितना आदमी के पास ऐसा सपोर्ट मिलेगा? हम भी कितना आदमी को सपोर्ट कर सकता? हम जो टिकट देता है, जो भी पेशेंट आता है गरीब, हम टिकट देके भेजते हैं, उतना ही हम कर सकते। उधर में जाके इन लोग ट्रीटमेंट का, ये गवर्नमेंट का अनिशी स्कीम फुल सक्सेस था। आपका आयुष्मान भारत स्कीम पूरा फेलियर है अंडमान के लिए। मेनलैंड में ठीक होगा, अंडमान के लिए, क्योंकि आयुष्मान भारत को एंड टू एंड सपोर्ट मिलता था। अनिशी स्कीम में एंड टू एंड सपोर्ट मिलता था। आयुष्मान भारत में आपको रेफर करके भेज देगा, फिर आपका भगवान भरोसा है। टिकट का फेयर नहीं मिलता, इन्वेस्टिगेशन का फेयर नहीं मिलता, टेस्ट का फेयर नहीं मिलता। जो इन लोग जाता है, ये करने टाइम तक इन लोग बाहर में अकोमोडेशन लेना है, अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट। कभी कभी क्या हो जाता, 20,000 में ट्रीटमेंट हो जाता, लेकिन 2 लाख रुपया कच्चा होता बाकी चीज। I have written very recently to Chief Secretary also, and I am very happy that वो रिस्पॉन्स उसका पॉजिटिव था। बोला कि कुछ we have to do। हम बोले सर आपका फंड है 6,050 करोड़ का आपका फंड है, उसमें से आपको कल 20 करोड़ निकालना, ओनली 20 करोड़। आप परसेंटेज कैलकुलेट करिए, 0.00 समथिंग आएगा। आप डाइवर्ट करिए ओनली फॉर सेंडिंग पेशेंट्स टू मेनलैंड। एंड मेन चीज है बेटा, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। अगर हम हेल्थी है, अभी हम बाहर जाता, हम गिर जाता, सिर में चोट लग जाता, आई एम नॉट बीइंग ट्रीटेड। ये बच्चा का भी वही हुआ। अभी हम लिखा हाल ही में एक किडनी का जो स्टोन निकालने का, बहुत सिंपल इक्विपमेंट है। इन लोगों के पास 12 उम्र तक बच्चा को, और इन लोग वो कैथेटर है इन लोगों के पास, 12 उम्र का ऊपर में इन लोग बाहर में रेफर कर रहे हैं। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल 1.5 लाख कोट किया, एक किडनी स्टोन का ये करने 1.5 लाख। मेनलैंड में जाने से 30,000 40,000 में हो जाता। बट गोइंग एंड कमिंग, उधर में रहना होना, अब सिचुएशन समझ लीजिए मैडम। और मेन इंपॉर्टेंट बात है ये जेम परचेस। गवर्नमेंट में ये जेम परचेस कर रहा है, एकदम फ्रॉड। और इतना घटिया इक्विपमेंट इन लोग परचेस करता, क्योंकि इन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है लोअर स्कोर करने वाला। हाल ही में एक 100 पेशेंट्स को इन लोग ये किया है, हेरेनिया ट्रीटमेंट किया, सारे पेशेंट को वापस बुलाना पड़ा, फेलियर। वो इन्फेक्शन हो गया, that gauge they got was infected। क्योंकि आप टेंडर में है, सबसे बेस्ट कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन। महंगा आपको भी तकलीफ है ना, दोबारा सब पेशेंट 100 पेशेंट को री ऑपरेशन करा, आपको डेट देना पड़ा। ये जेम इज अ बिग फेलियर। क्वालिटी पे तो देखना ही है, वो तो प्रशासन की गलती है ही। आप रेट लो देखो, लेकिन क्वालिटी भी देखो। मैडम पहले ऐसा नहीं था मैडम, पहले जेनरिक मेडिसिन, कोई दवाई हमको एक आदमी खोल के दिखाया कैप्सूल, अंदर में कुछ नहीं है। गवर्नमेंट भी कितना चेक करेगा, उधर का स्टोर वाला भी कितना चेक करेगा। सो जेम इज अ बिग फ्रॉड ऑन दी पब्लिक। इस पे बहुत लंबा विषय है, आपने जो बोला जेम का जो मैटर है, इस पे हम आगे जो
कंसर्न इश्यूज है, कंसर्न अथॉरिटी है, उनसे हम भी कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए। सर, हम आपसे और जानना चाहते हैं कि पॉलिटिकल जर्नी के बारे में आपने बताया हमें, आपके बिजनेस जो स्ट्रगल्स थे उसके बारे में बताया, पर्सनल लाइफ के बारे में बताया, और आप जो संस्था से जुड़े हुए हो, एक अलग जो नोबल कॉज पे काम कर रहा है, एक हमने देखा है कोविड के समय में भी आपने निरंतर जो हॉस्पिटल के पेशेंट्स हैं उनके लिए काम किया है, और आज भी आपका जो फाउंडेशन है, टीएसजी फाउंडेशन, वो लगातार जो लोग हैं जिनको वाकई में ज़रूरत है, जैसे कि आपने अपने बातों में बताया है कि मेडिकल इश्यूज में उनको हेल्प करना, सपोर्ट करना, तो ये टीएसजी फाउंडेशन किस तरह से काम कर रही है और उसका आगे का गोल, उनका जो रोड मैप आपका और क्या है? टीएसजी फाउंडेशन 2008 में शुरू किया, जब मेरा फादर का 100th बर्थडे था। एक तमिल संघ में अच्छा प्रोग्राम करके बहुत बहुत बुजुर्ग लोग आया था, ऑल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, दे टॉक्ड अबाउट माय फादर। वो टाइम में मेरा भाई बोला कि जो मॉर्चुरी बॉक्सेस है उसमें एक व्यक्ति जो है ननकोरी में डेथ हुआ, एक पीएमबी का स्टाफ था, उसका बॉडी आया, हम लोग देखा, बहुत बैड कंडीशन, फैमिली भी खोल के नहीं दे सकता। फिर हम लोग डिसाइड किया मॉर्चुरी बॉक्सेस हम लोग देना है। आज तक 49 बॉक्सेस हम लोग दे दिए, अलग अलग आइलैंड्स, अलग अलग आइलैंड्स में। आप दिगलीपुर से 12 टन ले लीजिए, सब जगह में हम लोग ये बॉक्स पहुंचा दिया। और हमारे पास इधर में 3-4 रखा है, तो इधर का रोटेशन के लिए ऐसा शुरू किया। उसके बाद मेडिकल फील्ड में काम कर रहा है, एजुकेशन में काम कर रहा है। ये हमारा एक मेरा फादर का जो हम बोला नहीं मैडम, अगर हम 100 रुपया कमाया, हमको 40 रुपया कच्चा करना, 30 रुपया हम बैंक में डालना और 30 रुपया पब्लिक में सेवा करना। वो आइडिया से हम अभी तक काम करके आए। मेरे बच्चे लोग भी हम यही बोला कि अगर 100 रुपया है, खाली आपका 40 रुपया है, 40 रुपया आप कुछ भी करो, बाकी आपको सोशल कॉस्ट देना ही है। देखिए आप आया है, जाने के टाइम तो कुछ नहीं लेके जाएगा, आने के टाइम में मेरा अम्मा का हाथ में सफेद कपड़ा में डाल के दिया, जाने के टाइम में मट्टी में वही सफेद कपड़ा बांध के देगा। बीच में जो कमाया, बीच में यही रह जाना, बस यही रहे, खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। लाइफ में कुछ भी नहीं है जो हम समेट के रखते हैं। कोविड सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है। बड़े से बड़े बिजनेसमैन को हमने देखा है, बड़े से बड़े लोगों को देखा है, कोविड जब आया तब उनको कंधा देने के लिए भी कोई नहीं मिला, उनका एम्पायर ऐसा का ऐसा ही रह गया। तो बहुत बहुत अच्छा बात आपने बोला है कि जो हम कमा रहे हैं, जो भी भगवान की दया से, भगवान की कृपा से, अपने फैमिली के सपोर्ट से, वो हम अपने लिए कुछ और लोगों के लिए उसमें से थोड़ा सा अगर हम दें तो वो सोसाइटी के लिए बहुत एक कामगार सिद्ध होगा। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, काफ़ी बातचीत आपसे हुई है और आपने इतना कीमती समय आप अपना दिए हो हमें आज छुट्टी के दिन पर, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एज ए टीएसजी भास्कर, आप अपने आप को किस रूप में देखते हो? एज ए पॉलिटिशियन, एज ए बिजनेस आइकॉन, और जो समाज सेवी से आप जुड़े हो उस तौर पे आप एज ए टीएसजी भास्कर हो? सर, अगर आप इसको ग्रेडिंग करने मनता, फर्स्ट समाज सेवी, देन पॉलिटिक्स, देन बिजनेस। अभी आपको बोला मेरा बेटा ही सब मैनेज करता। हमको एक इंसिडेंट अभी याद आया पूछने के टाइम, एम रामास्वामी, बहुत बड़ा रिच आदमी है, उसका पास घोड़ा गाड़ी, बहुत बड़ा बंगला है। जब चेन्नई में 2015 में बाढ़ आया, पूरा उसके घर के अंदर पानी घुसा, वो पब्लिक के साथ वो डोंगी में पार हुआ। यही जिंदगी। भगवान कुछ भी देगा, कुछ भी लेगा, अब सारा चीज के लिए रेडी होना चाहिए। हमारा बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आई लिव अ वेरी सिंपल लाइफ and I want to live a very simple life and do service. This is my first intention. Service motto मेरा intention.
बाकी सब तो है, बिजनेस है, पॉलिटिक्स है, वो सब चलता है, लेकिन मेरा सर्विस है। अगर आप हमको बोलेगा आप सर्विस छोड़ दो, बाकी सब आपको मिलेगा, हम नहीं करेंगे सेवा। सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे शो में आज जुड़े और आप अपने निजी जीवन, आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके बारे में अपने जो थॉट्स है उसे शेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फो टॉक्स चैनल एक आपके लिए हमेशा से जानकारीवर्धक जो कहानियाँ हैं और किस्से हैं, जो वार्तालाप है वो लेकर आता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए दिलचस्प वार्तालाप के साथ हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इन्फो टॉक्स, लिसन, लर्न एंड ग्रो। नमस्कार।